चलिए, हमारा टॉपिक था, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हम पढ़ चुके थे मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो विवाद हुआ है, इसको हमने पूरा समझ लिया था। 1951 से लेकर 1980 के बीच में लगभग 30 वर्ष तक संसद व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में यह बहस रही है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में से अगर दोनों एक दूसरे को काटते हैं या विवाद की स्थिति बनती है तो किसको प्रभावी माना जाए। तो इसको हमने पूरा समझ लिया था लास्ट क्लास पिछला वाला। तो आज की हम क्लास में ये पूरा नोट्स लिख लेते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास अगर देख रहा है उसको ढंग से समझने के लिए इससे पहले वाली क्लास भी देखे और इस वाली वो नोट्स लिखा रहे हैं, तो लिखना शुरू करें, समझ हम चुके हैं। ये हेडिंग डाल दीजिए, मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक, मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक विवाद डाल दिए। चलो लिखना शुरू करें। मूल अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। जो मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, जो मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कार्य, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कार्य संसद करती है ताकि लोक कल्याणकारी कानूनों का निर्माण कर, लोक कल्याणकारी कानूनों का निर्माण कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। पैराग्राफ बदल दो। लेकिन समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब संसद नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर किसी कानून का निर्माण करे, नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर किसी कानून का निर्माण करे और उस कानून से किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाए, तब ऐसी स्थिति में मूल अधिकार को प्रभावी माना जाए, या नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार को प्रभावी माना जाए या नीति निर्देशक तत्वों को। इसके संबंध में संसद ने समय समय पर
संविधान संशोधन कर संसद ने समय समय पर संविधान संशोधन कर अपने कानून बनाए हैं। संसद ने समय समय पर संविधान संशोधन कर अपने कानून बनाए हैं तथा न्यायपालिका ने समय समय पर अपने निर्णय दिए हैं। न्यायपालिका ने समय समय पर अपने निर्णय दिए हैं। मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व के बीच का यह विवाद, मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्वों के बीच का यह विवाद न्यायपालिका बनाम संसद, न्यायपालिका बनाम संसद के विवाद में, न्यायपालिका बनाम संसद के विवाद में बदल गया था। न्यायपालिका बनाम संसद के विवाद में बदल गया था। 1951 से लेकर 1980 तक, 1951 से लेकर 1980 तक संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय इस प्रकार है। अब डैश डाल के इस प्रकार है, लिख लिया भाई। इस प्रकार को ज्यादा तेज थोड़ी बोल रहा हूं मैं, चल जाएगा ना काम? ठीक है, तो एक काम करो, ये पीछे वाला देख लो, ऑफ हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा इसका साउंड। कोई बात नहीं, कर दो मैंने नफल मीठा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें करेंगे। बिल्कुल, हाँ ऐसे करके सही है, वो करेगा कहाँ पे? हाँ ऐसा कर लो, सही है, इसको ले लो। ये नहीं हो रहा क्या? चलो कोई बात नहीं, तो फिर लिखो, नोट्स बनाने शुरू करो। बस चलो आजा, बैठ जाओ। हाँ भाई, वापस नोट करें। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच का ये विवाद किनके बीच के विवाद में कन्वर्ट हो गया है? संसद और मूल अधिकार के पीछे कौन खड़ा हो गया? न्यायपालिका। नीति निदेशक तत्वों के पीछे कौन खड़ी हो गई? तो समय समय पर संसद ने अपने कानून बनाए हैं और न्यायपालिका ने अपने निर्णय दिए हैं। उनका एक सीक्वेंस है जो बड़ा लंबा है, जो इस प्रकार है, आप लिखिए। देखो भाई, सबसे पहले देखो, सो मैं कहूँ नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका मतलब है एरो डाल के आपको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951। लेकिन सबसे पहले चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951 में, चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951 में न्यायपालिका ने अपने निर्णय में नीति निदेशक तत्वों की बजाय, न्यायपालिका ने अपने निर्णय में नीति निदेशक तत्वों की बजाय
मूल अधिकारों को वरीयता दी। मूल अधिकारों को वरीयता देते हुए नीति निर्देशक तत्वों की बजाय मूल अधिकारों को वरीयता देते हुए यह निर्णय दिया, मूल अधिकारों को वरीयता देते हुए यह निर्णय दिया कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के सहायक हैं। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के सहायक हैं तथा उनके भाग के रूप में ही पढ़े जाने चाहिए। मूल अधिकारों के सहायक हैं तथा उनके भाग के रूप में ही पढ़े जाने चाहिए। भाग के रूप में ही पढ़े जाने चाहिए। लिख लिया भाई? मतलब किसको वरीयता देती? मूल अधिकारों को वरीयता देती। ठीक है, एक नया नोट देखो यहाँ पर, मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व की बहस में, मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व की बहस में मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व की बहस में यह सबसे पहला वाद था। यह सबसे पहला वाद था। यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व की बहस में सबसे पहला वाद कौन सा था? चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद, ये भी 1951 में आया है। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद जो कि 1951 में लिखो। नहीं, वो लिखेंगे, वो भी लिखेंगे, वो भी आएगा। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1951 में भी न्यायपालिका ने यही निर्णय दिया कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में प्रभावी है। कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में प्रभावी है। मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में प्रभावी है। लिख लिया? नीति निर्देशक तत्वों की तुलना प्रभावी है। यह वाद में कौन सा वाद? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद। यह वाद जमींदारी प्रथा उन्मूलन तथा भूमि सुधारों, जमींदारी प्रथा उन्मूलन तथा भूमि सुधारों से संबंधित मामलों के संबंध में था। लिख लिया? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चंपाकम दोराई राजन वाद। लिखो, चंपाकम दोराई राजन वाद के प्रभाव को इसको इस तरीके से लिखें, चंपाकम दोराईराजन वाद में न्यायपालिका के दिए गए निर्णय के प्रभाव को। चंपाकम दोराईराजन वाद में न्यायपालिका के निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए, न्यायपालिका के निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए
संसद ने पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 करते हुए, पहला संविधान संशोधन 1951 करते हुए मूल अधिकारों, पहला संविधान संशोधन 1951 करते हुए संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी, संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी, जिसमें भूमि सुधार संबंधी कानूनों को रखा गया, जिसमें भूमि सुधार संबंधी कानूनों को रखा गया, भूमि सुधार संबंधी कानूनों को रखा गया तथा अनुच्छेद 31 में स्थित, तथा अनुच्छेद 31 में स्थित, अनुच्छेद 31 में स्थित संपत्ति के मूल अधिकार, अनुच्छेद 31 में स्थित संपत्ति के मूल अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए, अनुच्छेद 31 में स्थित संपत्ति के मूल अधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए, संपत्ति के मूल अधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए अनुच्छेद 31 में ही, अनुच्छेद 31 में ही दो नए अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े, दो नए अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े। 31B को अंडरलाइन कर लेना, या क्वेश्चन आता है। उस अनुच्छेद 31B कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। नवी अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले के द्वारा जोड़ी गई। यहीं पे एक लाइन और लिखो, अनुच्छेद पैराग्राफ बदल के लिखो, अनुच्छेद 31B में, अनुच्छेद 31B में यह कानून रखा गया, यह कानून रखा गया, यह कानून रखा गया कि अगर संसद, अगर संसद कोई कानून बनाकर, अगर संसद कोई कानून बनाकर उसे नवी अनुसूची में डाल दे, संसद कोई कानून बनाकर उसे नवी अनुसूची में डाल दे, नवी अनुसूची में डाल दे, तो नवी अनुसूची में डाल दे तो वह न्यायपालिका के, वह न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज से, या न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि से बाहर चला जाएगा। वह न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि से बाहर चला जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि से बाहर चला जाएगा। अर्थात न्यायपालिका, अर्थात न्यायपालिका उस कानून का, अर्थात न्यायपालिका उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है, अर्थात न्यायपालिका उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। लिख लिया? नेक्स्ट वन लिखिए। पहले संविधान संशोधन को, पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम
बिहार राज्यवाद, बिहार राज्यवाद 1951। पहले संविधान संशोधन को शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद 1951 में चुनौती दी गई। पहले संविधान संशोधन को, पहला संविधान संशोधन भी 1951 में ही हुआ। उसमें संपत्ति के मूल अधिकार को कुछ कंट्रोल किया गया है कि नहीं किया गया? भाई 31 के अंतर्गत 31 ए जोड़ दिया, 31 बी जोड़ दिया। ठीक है, 31 बी में क्या जोड़ा कि संसद अगर कोई भी कानून बना के उसको नवीन सूची में रख देगी तो न्यायपालिका का न्याय पुनर्विलोकन करके उसको खारिज नहीं कर सकते। समझ गए? तो उसको चुनौती दी गई शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद में, क्योंकि पहले संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को कंट्रोल कर दिया गया था, संसद हावी हो गई थी। और मूल अधिकारों के पीछे कौन खड़ी है? सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, न्यायपालिका खड़ी है। तो पहले संविधान संशोधन जिसमें कि मूल अधिकारों को कंट्रोल किया गया है, उसको चुनौती दी गई है शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद में कि मान लो नवीन सूची में कोई ऐसा कानून बना के ये रख दे संसद जो मूल अधिकारों में कुछ कटौती है, कुछ हनन करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार ज्यादा प्रभावी होगा या संसद के द्वारा बनाया गया कानून ज्यादा प्रभावी होगा। तो पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी है, किसने दी है? शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद में। तो इसमें न्यायपालिका क्या निर्णय दे रही है वो लेके, पहले संविधान संशोधन को शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य में चुनौती दी गई। इस वाद में न्यायपालिका ने, इस वाद में न्यायपालिका ने निर्णय दिया, इस वाद में न्यायपालिका ने निर्णय दिया, न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित, कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में, मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। समझ गए? तो यहां तक एक पॉइंट समझो आप, अब तक डिबेट कहां पहुंची है। यद्यपि न्यायपालिका ने अपने निर्णय में, दोनों निर्णयों में, चंपाकम दोहराईराजनवाद में भी और कामेश्वर सिंहवाद में भी, नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को वरीयता दी है। न्यायपालिका का स्टैंड क्लियर है, ठीक है। लेकिन संसद ने पहला संविधान संशोधन करके नवीन सूची जोड़ के संपत्ति के मूल अधिकारों को कुछ सीमित करने का या कंट्रोल करने का प्रयास किया है 31 ए और 31 बी जोड़कर। तो संसद ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि हम भाई संसद है, व्यवस्थापक है, कानून बनाने वाली शक्ति है और राज्य हित में संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यायपालिका ने पहले संविधान संशोधन को जब चुनौती दी गई है शंकर प्रसाद वाद में, तो न्यायपालिका ने ये बात अपने खुद के निर्णय में कही है शंकर प्रसाद वाद में कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि संसद को यह शक्ति न्यायपालिका ने स्वीकार कर रखी है शंकर प्रसाद में, आप मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की डिबेट में प्रभावी मूल अधिकार, तो न्यायपालिका का स्टैंड क्लियर है, मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्वों में वो प्रभावी किसको मान रहा है? मूल अधिकार को। लेकिन साथ ही संसद की इस शक्ति को भी स्वीकार कर रहा है कि आप मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। से और मात्र का खेल चल रहा है यद्यपि दोनों के बीच में, लेकिन थोड़ा स्थिति क्लियर चल रही है। अब आगे क्या हुआ वो समझो। नेक्स्ट पॉइंट, बेला बनर्जी वाद, बेला बनर्जी वाद 1954 में, बेला बनर्जी वाद 1954 में न्यायपालिका ने निर्णय दिया, बेला बनर्जी वाद 1954 में न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि अगर किसी की
संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, अगर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो उसे उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन का पॉइंट रहता है। अगर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो उसे उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति, अंडरलाइन करो इस पॉइंट को, सवाल का पॉइंट ये लेगा कि हमने, तो उसे उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। अगर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो उसे उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। लिख लिया? अब यहाँ एग्जामिनर देखो कैसा सवाल बनाएगा। किसी की संपत्ति के अधिग्रहण की स्थिति में उसे उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, यह निर्णय न्यायपालिका ने कौन से वाद में दिया? ठीक है, जब न्यायपालिका ये निर्णय दे रही है, भाई सुनिए, पहले संविधान संशोधन के बाद संसद ने ये कानून बना दिया था कि संसद सार्वजनिक हित में या राज्य हित में या लोक हित में किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, अधिग्रहण कर सकती है। क्योंकि चंपा का पूरा राज्यपाल उसने मूल अधिकार को वरीयता दे दी थी न्यायालय में, तो संसद ने पहला संविधान संशोधन करके वही राज्य हित में या लोक हित में किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। संसद ने कानून बना दिया था पहले संविधान संशोधन में, उसको चुनौती दी गई शंकर प्रसादवाद में, तो न्यायालय ने भी ये मान लिया कि भाई शंकर प्रसादवाद में संसद मूल अधिकारों से संविधान किसी भाग में संशोधन कर सकती है, तो ये संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास। लेकिन बेलावरण न्यायालय मूल अधिकारों को सेकेंडरी नहीं मान रहा है, नीति निर्देशक की तुलना में संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति तो दे रहा है, लेकिन प्राइमरी नीति निर्देशक में मूल अधिकारों को किसको रख रहा है? मूल अधिकार को। फिर बेलावरण बाद में भी जब न्यायालय ये निर्णय दे रहा है कि संसद अगर किसी की राज्य हित में संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो ये तो उसने संसद की बात मान ली, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन उसको आप उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्रदान करोगे। कहने का मतलब क्या है कि मूल अधिकार आज की तारीख में भी न्यायालय के लिए नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है। तो ये बात यहाँ तक पकड़ में आ गई नहीं है? ठीक है, अब ये मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि जब न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाई ठीक है राज्य हित में संसद किसी की संपत्ति का अधिग्रहण तो कर सकती है, लेकिन उसको मार्केट रेट पर उचित क्षतिपूर्ति या मुआवजा देगी, तो संपत्ति के मूल अधिकार को सम्मान प्रकट कर दिया कि नहीं कर दिया न्यायालय ने? उसको वरीयता दे दी कि नहीं दे दी? दे दी। अब यहाँ संसद में फुट पे आ गई क्या? मार्केट रेट के अकॉर्डिंग अगर क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने लगे तो लुट जाएगा पूरा कोर्स ही, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इस बेला बनर्जी वाद में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने फिर कौन सा संविधान संशोधन किया है? चौथा संशोधन 1955। ठीक है, तो पहला सवाल तो इस पे यही बनेगा कि चौथा संशोधन 1955 न्यायालय के द्वारा कौन से वाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए आया? बेला बनर्जी। बेला बनर्जी में क्या है, अगर आप संपत्ति का अधिग्रहण करोगे तो उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्रदान करोगे, लेकिन संसद ने चौथा संविधान संशोधन 1955 करके क्या कानून बनाया कि सार्वजनिक हित में या लोक हित में संपत्ति का अधिग्रहण करना संसद का मतलब सार्वजनिक हित में या लोक हित में संसद संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, और उसके बदले में दिया गया जो मुआवजा या क्षतिपूर्ति होगी वह न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की पर्दे से बाहर होगी। मतलब न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता कि जो मुआवजा या क्षतिपूर्ति संपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद किसी को दी जा रही है वह उचित है कि अनुचित है। यह तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दें। आप इस बात की जांच नहीं करोगे, आप इस बात की जांच नहीं करोगे कि यह उचित है या अनुचित है। दोबारा समझो, बेला बनर्जी वाद में न्यायालय निर्णय दे रहा है कि अगर आप किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करोगे तो उसको उचित मुआवजा या क्षतिपूर्ति दोगे। इस बेला बनर्जी वाद के प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने चौथा संविधान संशोधन 1955 किया और उसमें संसद ने यह कानून बना दिया कि राज्य हित में किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण संसद कर सकती है
और बदले में उसको जो मुआवजा या क्षतिपूर्ति दी जाएगी उसकी जांच न्यायालय नहीं करेगा। किस बात की जांच नहीं करेगा कि भाई ये उचित है कि अनुचित है, ये हमारा संसद का अधिकार है। समझ गए? तो लिखोगे ये वर्ड, चौथा संविधान संशोधन 1955। नेक्स्ट वन लिखिए, चौथा संविधान संशोधन 1955। चौथा संविधान संशोधन 1955 बेला बनर्जी वाद में, बेला बनर्जी वाद में न्यायालय के द्वारा दिए गए, बेला बनर्जी वाद में न्यायालय के द्वारा दिए गए, बंद कर दो न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए, बेला बनर्जी वाद में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने चौथा संविधान संशोधन किया। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने चौथा संविधान संशोधन करते हुए, चौथा संविधान संशोधन करते हुए यह कानून बनाया। चौथा संविधान संशोधन 1955 करते हुए यह कानून बनाया, यह कानून बनाया कि संसद राज्य हित में, राज्य हित में या सार्वजनिक हित में कानून बनाकर, कानून बनाकर, कानून बनाकर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है तथा उसके बदले में, तथा उसके बदले में दिया गया मुआवजा या क्षतिपूर्ति, उसके बदले में दिया गया मुआवजा या क्षतिपूर्ति उचित है या नहीं है, उसके बदले में दिया गया मुआवजा या क्षतिपूर्ति उचित है या नहीं है, न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता, न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता, न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता। अर्थात यह विषय, अर्थात यह विषय वाद योग्य या न्याय योग्य, वाद योग्य या न्याय योग्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। वाद योग्य या न्याय योग्य जब होता है कोई चीज जब न्यायालय उसकी जांच कर सकता है। संसद ने तो कानून बनाकर क्लियर कर दिया कि राज्य सार्वजनिक हित में किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है और उसके बदले में जो वह मुआवजा या क्षतिपूर्ति देगा वह उचित है या नहीं है, न्यायालय इसकी जांच नहीं करेगा। ये 1955 तक की कहानी आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक मिनट के लिए समझो, शंकरी प्रसाद वो चंपाकम दोराई रंजनवाद आपके सामने हो गया, कामेश्वर सिंह वाद आपके सामने हो गया, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य हो गया, ठीक है। अब शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में न्यायालय ने ये तो स्वीकार कर लिया, मूल अधिकार और नीति निदेशक की डिबेट में न्यायालय मूल अधिकार को फर्स्ट मान रहा है, लेकिन ये भी मान रहा है कि संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, जो उसने शंकरी प्रसाद वाद में न्यायालय निर्णय दे दिया। यही निर्णय न्यायालय ने 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में दिया था। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद, राजस्थान राज्यवाद, इसमें भी न्यायालय ने सेम वही निर्णय दिया है जो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद में 1951 में दिया है। मतलब क्या दिया है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन
कर सकती है। ये लाइन डालो कि 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में भी हाँ नेक्स्ट पॉइंट एक सीक्वेंस चल रहा है आपका 1980 का। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में भी न्यायपालिका ने शंकरी प्रसाद वाद वाले निर्णय को ही दोहराते हुए यह कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, उन्नीस सौ सड़सठ में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद ठीक है भाई। तो न्यायमूर्ति का नाम क्या था? मुख्य न्यायमूर्ति डी सुब्बाराव की अध्यक्षता में ये अध्यक्ष थे। और कितने सदस्यीय संविधान पीठ का गठन हुआ था? 11 सदस्यीय। अब इसका मतलब समझो इस बात में उसने क्या कहना दिया है। देखो अभी आपने पढ़ा कि दो वादों में न्यायालय ने खुद ने ये निर्णय दिया है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। खुद न्यायालय कह रहा है, नहीं कह रहा है ये बात? कौन से वाद में? शंकरी प्रसाद वाद में कह रहा है और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में कह रहा है। ये बात तो ठीक है कि चंपाकम दोराई राजनवाद, कामेश्वर सिंह वाद और बेला बनर्जी वाद, तीनों में ही न्यायालय ने मूल ये नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को ज्यादा वरीयता दी है। ये बात तो ठीक है, लेकिन साथ ही उसी न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाद और सज्जन सिंह वाद दोनों में ये भी माना है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता देने के बावजूद भी न्यायालय ये मानता रहा है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन करके परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, लेकिन अब से बदलेगा। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आया और इसमें 11 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष डी सुब्बाराव थे। इसमें न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए नया निर्णय दिया। तो भाई पुराना निर्णय क्या था वो समझो। पुराना निर्णय ये था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन करके परिवर्तन कर सकती है। समझिए। अब गोलकनाथ वाद में क्या कहा कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती। क्या लिख रही हो? अरे रह गया वो तो दोबारा भी उतर जाएगा। मेरा सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये कागज को नहीं बैठ पाएंगे। चलिए वापस गौर करो। तुम्हारे चेहरे देख के मैं ये समझ रहा हूँ कि मामला बहुत भारी लग रहा है, लेकिन तुम कतई चिंता मत करो। पेपर में क्या आएगा वो बोर्ड पेपर में। ऐसा तो नहीं कि कोई पेपर बनाने वाला हो तो ये कह दूँ ये याद कर लो, लेकिन पूरा याद हो जाए एक बहुत अच्छी बात है। फिर तो कोई भी परीक्षा नीचे से लेकर आइए, इस तक सवाल हिट होगा। अगर ज्यादा मामला भारी पड़ रहा हो तो इसमें से भी मैं कुछ खास चीजें बताऊंगा। इनको तो कतई पकड़ना है क्योंकि एग्जामिनर का 99% चांस जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, जब कतई बस की ना होगा तो यूँ कहते हैं साहब थोड़ा सोल्व करवा दो मामले को। पहले हम थोड़ा डेप्थ में ही पढ़ेंगे। ओके, तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि शंकरी प्रसाद वाद और सज्जन सिंह वाद दोनों में न्यायालय ने निर्णय क्या दिया है
कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ बाद में अपने पुराने निर्णय को बदल दिया और ये कहा कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। समझिए, वो पहले क्या कहता था कि संविधान में संशोधन करके कर सकती है, गोलकनाथ में क्या माना कि भाई साहब नहीं कर सकते। तो पुराने निर्णय को बदला कि नहीं बदला, तो पहला सवाल तो यही दिख गया। कौन से वाद में न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि संसद ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे? कौन से कहा भाई? गोलकनाथ में कहा। ठीक है भाई। अच्छा, फिर गोलकनाथ ने और कहा कि भाई पास्ट में भूतकाल में तुम कुछ ऐसे संविधान संशोधन कर चुके हो जो मूल अधिकारों में कटौती करने वाले, हनन करने वाले, उनको तो रद्द करेंगे नहीं कि वो काम काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं हो जाना चाहिए जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। अगर भविष्य में तुमने किया तो उसको खारिज कर देंगे। ये बात समझ पा रही है नहीं आ रही? इसको भावी प्रत्यादेश का सिद्धांत भी कहा गया। अब ऐसे सवाल पेपर में उठते हैं कि भावी प्रत्यादेश का सिद्धांत न्यायपालिका ने कौन से वाद में अपने निर्णय में लिया था? भावी प्रत्यादेश का मतलब क्या है? भावी, भविष्य में इस प्रकार का कोई भी आदेश या कानून संसद के द्वारा नहीं दिया जाएगा जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। बात आगे समझ में? ना ही कोई संविधान संशोधन किया जाएगा जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। तो न्यायपालिका ने अपने पुराने निर्णयों को बदला कि नहीं बदला? कानूनों की जांच करने की प्रक्रिया में न्यायपालिका ने अपने पुराने निर्णय को बदला नहीं बदला? बदला। न्यायपालिका की कानूनों की जांच करने की प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित एक नया सिद्धांत न्यायपालिका ने गोलकनाथ बाद में दे दिया और उसका नाम आया उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत। व्याख्या का सिद्धांत। यहाँ पे भी एग्जाम में सवाल टिका देगा अगर वो ढंग से सवाल बनाना चाहेगा। न्याय पुनरावलोकन से संबंधित उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत कौन से वाद में अस्तित्व में आया? उत्तरोत्तर व्याख्या का मतलब ये है कि न्यायालय अपने वाद के निर्णयों में पहले वाले निर्णयों में दिए गए आदेश को बदल सकता है। इसको उत्तरोत्तर व्याख्या बोलते हैं। उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत कौन से वाद में अस्तित्व में आया है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा, थोड़ा और डेप्थ क्रिएट कर दें। चलिए सुनिए, तो एक अनुच्छेद 13(2) पढ़ाया मैंने आपके लिए। क्या पढ़ाया 13(2) मैंने आपके लिए? हाँ, यस, 13(2) में मैंने आपको पढ़ाया था। एक 13(1) पढ़ाया था और एक 13(2) पढ़ाया था। ठीक है, 13(1) तो ये कहता था कि संविधान के लागू होने से पहले की जो विधियां हैं वो अगर संविधान लागू होने के बाद मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उस सीमा तक समाप्त हो जाएंगे। तो 13(1) संविधान निर्माण से पूर्व की विधियों से संबंधित था और उसमें आच्छादन का सिद्धांत लिखाया कि नहीं लिखाया? आच्छादन का सब, चूंकि सभी की व्याख्या में यह करूंगा नहीं क्योंकि लोग दूसरा है। ये 13(1) पढ़ाया था। 13(2) आपको क्या पढ़ाया था? 13(2) आपको ये पढ़ाया था, ये संविधान पश्चात की विधियों से संबंधित था। विधि का मतलब कानून होता है, ये तो जानते हैं। कंसंट्रेशन बनाया मत बता, मेरी गारंटी है संविधान समझ में आएगा। 13(2) क्या पढ़ाया था? 13(2) संविधान पश्चात की विधियों से संबंधित है और 13(1) संविधान से पूर्व की विधियों से संबंधित है। तो संविधान पश्चात विधि का मतलब कानून, संविधान पश्चात की विधि। अब संविधान पश्चात की विधि भी दो प्रकार की, एक तो साधारण विधि और एक संविधान संशोधन विधि। कौन कौन सी विधि भाई? साधारण विधि जो संविधान लागू होने के बाद बन रही है, और दूसरा संविधान संशोधन। ठीक है सर, अब देखो इसमें बात क्या थी। 13(2) ये कहता है कि संविधान के पश्चात ऐसी कोई विधि नहीं बनेगी जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। अगर ऐसी कोई विधि या कानून बनाया जाता है
तो न्यायपालिका उसको खारिज कर देगी। ठीक है, तो न्यायपालिका ने अपने पहले के निर्णयों में संविधान पश्चात की विधि, कैसी विधि, जो मूल अधिकारों को कटौती हनन नहीं करेगी, इस परिभाषा में, विधि की परिभाषा में, विधि की परिभाषा में केवल साधारण विधियों को रखा कि संविधान के पश्चात ऐसी कोई साधारण विधि या कानून नहीं बनेगा जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। तो एग्जाम्पल यह सवाल पूछ डालता है कि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत दी गई विधि की परिभाषा में, ठीक है, संविधान संशोधन विधि भी शामिल थी कि केवल साधारण विधि थी? क्योंकि कानून क्या लिखा था कि ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनेगा संविधान लागू होने के बाद या संविधान लागू होने के पश्चात में जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। यहाँ विधि या कानून का मतलब है साधारण विधि या साधारण कानून नहीं बनेगा, लेकिन संविधान संशोधन करके ऐसा कानून बन सकता है जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। तो शुरुआत में न्यायालय ने अनुच्छेद 13(2) की व्याख्या में संविधान पश्चात की वह विधि जो मूल अधिकारों में कटौती हनन नहीं करनी चाहिए वरना खारिज हो जाएगी, उस विधि की परिभाषा में केवल किसको रखा? लेकिन गोलकनाथवाद में जब 1967 में निर्णय दिया तो न्यायपालिका ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत संविधान पश्चात की वह विधि जो मूल अधिकारों में कटौती हनन नहीं करनी चाहिए, अगर करेगी तो खारिज कर देंगे। उस विधि में साधारण विधि के साथ साथ संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी प्रकार की संविधान पश्चात कोई भी विधि ऐसी नहीं बनेगी जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। और इस 13(2) में विधि की परिभाषा में साधारण विधि भी शामिल है और संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। मतलब संविधान संशोधन को भी 13(2) के अंतर्गत दी गई विधि की परिभाषा में शामिल कर दिया। कौन से वाद में? अब ये भी एक सवाल, कौन से वाद में अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत दी गई विधि की परिभाषा में संविधान संशोधनों को भी शामिल कर दिया गया था? बात खोपड़ी बैठे ना बैठे, ठीक है। इससे ज्यादा सरलतम तरीके से, व्यावहारिक तरीके से इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जा सकता है। एक टॉप लेवल पे सरल पे तो सीधे सीधे पॉइंट पकड़ा और रटा मारो, लेकिन मतलब समझा के जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है। 13(1) क्या कह रहा था? 13(1) कह रहा था कि संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि नहीं होगी जो मूल अधिकारों में कटौती करे। तो 13(1) तो पूर्व की विधियों से संबंधित था, अच्छा लग सकता। 13(2) क्या कह रहा था कि संविधान लागू होने के बाद में कोई विधि नहीं बनेगी, 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनेगा जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे, ठीक है। लेकिन वहां न्यायपालिका ने अपने पुराने निर्णयों में उस विधि के अंतर्गत केवल साधारण विधि या साधारण कानूनों को रखा कि संविधान लागू होने के पश्चात कोई साधारण विधि या कानून नहीं बनना चाहिए जो मूल अधिकारों में कटौती करे। संविधान संशोधनों को उस विधि की परिभाषा से बाहर रखा कि संविधान संशोधन करके तुम कटौती हनन कर सकते हो, साधारण विधि के कानून बनाकर नहीं कर सकते। लेकिन गोलकनाथवाद में अपने पुराने निर्णयों को बदल दिया, नहीं बदला कि अब 13(2) में जो विधि की परिभाषा है उसमें साधारण विधि या कानून के साथ साथ संविधान संशोधन भी आएंगे। तो फिर क्या हो गया? ना तो साधारण कानून के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती हनन होगी और ना ही संविधान संशोधनों के द्वारा कर सकते हो। तो गोलकनाथ से पहले कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? जो उस समय में जो विधि थी 13(2) में उससे संविधान संशोधन बाहर थे नहीं थे, लेकिन गोलकनाथ को आगे संविधान संशोधन में उस विधि में आगे नहीं आगे, आगे नहीं आगे। तो इसमें एक और सिद्धांत आया, भविष्यलक्षी अतिनिर्णय का सिद्धांत। कौन से वाद में अस्तित्व में आया है? भविष्यलक्षी अतिनिर्णय का सिद्धांत। निर्णय का सिद्धांत कौन से वाद में अस्तित्व में आया है? गोलकनाथ। 3 बड़े सवाल। भावी प्रत्यादेश का सिद्धांत कौन से वाद में न्यायालय ने दिया? उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत न्याय प्रवर्तन से संबंधित किस वाद में आया? सवाल को पूरा सुन लिया करो। जब गोलकनाथ पकड़ में आ गया तो गोलकनाथ ठीक है। भविष्यलक्षी क्यों माहौल बना रहे हो? कहां से आपका आता है सब्जेक्ट, ठीक है। भविष्यलक्षी अतिनिर्णय का सिद्धांत किस वाद में न्यायपालिका ने दिया? न्यायपालिका ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए ये नया निर्णय किस वाद में दिया कि संसद संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कटौती के हनन नहीं कर सकती। इसमें कहा गोलकनाथ वाद 1967 आया। तो ये न्यायपालिका बनाम
व्यवस्थापक मतलब संसद, उसकी बहस का पहला चरण जो 1951 से लेकर 67 के बीच में आया। ठीक है, अब मुझे लगता है टाइम हो गया होगा शायद, है ना? चलो भाई देखो, इस क्लास में आज रोकता हूँ। मैंने बहुत बैच पढ़ाए, बहुत स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जितना डेप्थ में मैं इस बैच में गया ना, कभी नहीं गया। मैं मूल अधिकारों को लास्ट 2 क्लासों के अंदर खत्म करता था, आज 6 क्लासों के। हाँ,